हाथ में लेकर कहती है, ये क्या है? युवराज वापस लैपटॉप पर काम करते हुए कहता है, ये पेपर्स ध्यान से पढ़ लो और जहां जहां पेन से मार्क किया हुआ है वहां तुम्हें साइन करना है। सुहानी एक नजर पेपर पर डालती है और बिना पढ़े ही उस पर साइन करने लगती है। सुहानी को ऐसा करते देख युवराज कहता है, मैंने पेपर्स पढ़कर साइन करने के लिए कहा था। सुहानी उन पेपर्स पर साइन करते हुए कहती है, ये पेपर्स आपने बनवाए हैं तो पढ़ने की क्या जरूरत है? आई ट्रस्ट यू। युवराज कुछ पलों के लिए खामोश रह जाता है और सुहानी साइन करना जारी रखती है। युवराज सुहानी के हाथ पर अपना हाथ रख देता है और कहता है, अपने डैड का बिजनेस आगे बढ़ाना चाहती हो ना? युवराज के ऐसा करने से सुहानी चौंक जाती है और अपना सर हिला देती है। युवराज उसकी आंखों में देखकर कहता है, बिजनेस का पहला रूल, कभी भी बिना पढ़े कोई भी पेपर साइन नहीं करना चाहिए। सुहानी युवराज की आंखों में देखते हुए कहती है, मैंने कहा ना, आई ट्रस्ट यू। युवराज सुहानी को डांटते हुए कहता है, सिर्फ ट्रस्ट के नाम पर अगर तुम्हें कोई भी कहीं भी साइन करने के लिए कहेगा तो तुम कर दोगी? सुहानी कहती है, आप कोई भी नहीं हो। सुहानी के जवाब से युवराज की पकड़ सुहानी के हाथ पर मजबूत हो जाती है। युवराज सुहानी की आंखों में देखते हुए कहता है, और अगर मैंने ऐसे ही तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली तो? सुहानी कहती है, आप ऐसा नहीं करेंगे। युवराज अपनी बात पर जोर देते हुए कहता है, अगर मैंने ऐसा किया तो? सुहानी जवाब देती है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सुहानी युवराज के इन सवालों के जवाब बिना सोचे दे रही थी। वो इस वक्त युवराज की आंखों में खोई थी और युवराज के सवाल पर जो बात उसके मन में सबसे पहले आती वो बस वही कहे जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे युवराज ने सुहानी को हिप्नोटाइज कर दिया हो। वहीं सुहानी का हर जवाब युवराज के दिल को छू रहा था। वो भी बस सुहानी की आंखों में ही देख रहा था और धीरे धीरे सुहानी के हाथ पर उसकी पकड़ मजबूत हो रही थी। अचानक युवराज का ध्यान टूटता है और वो अपनी नजरें सुहानी से हटाकर उसका हाथ छोड़ देता है। युवराज के हाथ छोड़ते ही सुहानी, जो युवराज के चार्म में खोई हुई थी, उससे बाहर आती है। युवराज अपना लैपटॉप फिर से साइड करते हुए सुहानी से कहता है, ये कोर्ट के पेपर्स हैं, कल तुम्हें मेरे साथ चलकर इन्हें कोर्ट में सबमिट करना है। सुहानी कंफ्यूज होकर कहती है, कोर्ट के पेपर्स? युवराज सुहानी को समझाते हुए कहता है, तुम्हें मिस्टर सक्सेना की प्रॉपर्टी क्लेम करने से पहले कोर्ट में ये प्रूफ करना होगा कि तुम ही मिस्टर महेश सक्सेना की बेटी शिविका सक्सेना हो। ये उसी के पेपर्स हैं। सुहानी कहती है, लेकिन हम कोर्ट में प्रूफ कैसे करेंगे कि मैं ही शिविका हूँ? युवराज कहता है, डोंट वरी अबाउट दैट, आई विल हैंडल इट। सुहानी सारे पेपर्स पर साइन कर देती है और उसे युवराज की तरफ बढ़ा देती है। युवराज उन पेपर्स को देखते हुए सुहानी से पूछता है, तो आगे तुम अपना कौन सा नाम कंटिन्यू रखना चाहोगी, सुहानी शर्मा या शिविका सक्सेना? सुहानी कुछ देर के लिए खामोश हो जाती है। कुछ देर तक सोचने के बाद वो कहती है, सुहानी सक्सेना। सुहानी का जवाब सुनकर युवराज की नजरें फिर से सुहानी पर चली जाती है। युवराज को भी उसका सुहानी नाम ही ज्यादा पसंद था। युवराज सुहानी को देखते हुए कहता है, कल सुबह 11 बजे रेडी रहना, हमें कोर्ट जाना है। सुहानी युवराज की आंखों में देखते हुए कहती है, थैंक यू। युवराज कहता है, फॉर व्हाट? सुहानी युवराज की आंखों में उसी तरह देखते हुए कहती है, फॉर एवरीथिंग। ये कहकर सुहानी युवराज के बेड से उठ जाती है और ना चाहते हुए भी उस कमरे से बाहर जाने लगती है। युवराज भी सुहानी को रोकना चाहता था, लेकिन उसे रोकता नहीं। सुहानी के जाने के बाद युवराज का फोन बजता है। युवराज देखता है कि वो कॉल उसी बॉडीगार्ड का था जिसे युवराज ने समायरा की सिक्योरिटी के लिए अर्नब के घर में रखा था। युवराज कॉल उठाकर कहता है, हेलो। वो बॉडीगार्ड युवराज से कहता है, युवराज सर, आज शाम समायरा कुछ टाइम के लिए कोमा से बाहर आई थी और फिर वापस कोमा में चली गई। पूरी बात सुनकर युवराज कॉल कट कर देता है। अपना फोन साइड में रखकर युवराज सोचता है, समायरा को कभी भी होश आ सकता है, मुझे कल ही भैरवनाथ के पास जाना होगा। रात के 12 बजे थे। युवराज अपने कमरे में सो रहा था।
सोते हुए उसके चेहरे पर एक सुकून दिख रहा था जो 1 साल पहले तक उसके चेहरे पर कभी नहीं दिखता था। तभी युवराज के चेहरे पर उस सुकून की जगह बेचैनी दिखने लगती है और अचानक ही उसकी नींद खुल जाती है। युवराज उठकर अपने बेड पर बैठ जाता है और कहता है, मुझे इतना अजीब क्यों फील हो रहा है। युवराज साइड टेबल पर रखा पानी का ग्लास उठाकर पानी पीता है और फिर से अपने बेड पर लेटकर सोने की कोशिश करने लगता है। इधर रक्षा अपने घर के एक कमरे में जमीन पर बैठी हुई थी। उसके सामने एक हवन कुंड के साथ काला जादू करने का सारा सामान रखा हुआ था। रक्षा के चेहरे पर इस वक्त एक जीत वाली मुस्कान थी। उसके हाथों में एक काले रंग की पुतली थी जिसे देखकर वो बहुत खुश हो रही थी। रक्षा के सामने वही कैरी बैग रखा हुआ था जो अक्षय उस पेड़ के नीचे छोड़ कर आया था। उस कैरी बैग के पास वो रुमाल भी था जिसमें युवराज का खून लगा था। रक्षा के पास ही सीमा खड़ी थी और वो रक्षा के हर स्टेप को बड़े ध्यान से देख रही थी। इस समय सीमा के मन में कई सवाल चल रहे थे। जब उसे कंट्रोल नहीं होता तो वो रक्षा से पूछ ही लेती है, गुरुमा ये सब क्या है और आपने उस युवराज के दोस्त को अपने वश में करके उससे ये सब क्यों मंगवाया था। वैसे तो रक्षा अपनी तांत्रिक क्रिया के दौरान बात करना पसंद नहीं करती थी, लेकिन आज वो बहुत खुश थी। रक्षा एक घमंड भरी मुस्कान के साथ उस पुतली को देखते हुए कहती है, अब युवराज में चाहे उस साय की शक्ति हो या समायरा की, लेकिन अब वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हमें ये क्रिया कल रात ही पूरी करनी होगी, क्योंकि कल वो साया भी युवराज को बचाने नहीं आ सकता। सीमा को रक्षा की कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी। वो क्यूरियस होकर कहती है, गुरुमा कल रात ऐसा क्या होने वाला है। सीमा का सवाल सुनकर रक्षा का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो अपने दांत पीसते हुए कहती है, कल रात युवराज की आखिरी रात होगी और युवराज को खत्म करके मैं कल रात ही समायरा को भी मार दूंगी। अगली सुबह युवराज सुहानी के साथ कोर्ट जाने के लिए दीवान विला से बाहर निकलता है। बाहर वही बॉडीगार्ड खड़ा था जिसे युवराज ने समायरा की सिक्योरिटी के लिए लगाया था। युवराज उससे कुछ कहने ही वाला था, तभी सुहानी उस बॉडीगार्ड से कहती है, अरे आप यहाँ, मैं कब से आपको ढूंढ रही थी। ये सुनकर युवराज और वो बॉडीगार्ड दोनों चौंक जाते हैं। युवराज पहले सुहानी को फिर उस बॉडीगार्ड को कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ देखता है। युवराज की नजरों से वो बॉडीगार्ड डर जाता है और सुहानी से कहता है, मैडम आप मुझे क्यों ढूंढ रही थी। सुहानी कहती है, आपका एक सामान वापस करने के लिए। गार्ड घबराते हुए कहता है, कैसा सामान। सुहानी अपना बैग निकालकर उसमें कुछ ढूंढने लगती है। युवराज और वो बॉडीगार्ड दोनों क्यूरियस लग रहे थे। कुछ ही देर में सुहानी अपने बैग से एक लाइटर निकालती है। ये वही लाइटर था जिसे सुहानी ने हॉस्पिटल में गार्ड के पॉकेट से निकाला था जब वो हिप्नोटाइज था। अपना लाइटर सुहानी के हाथ में देखकर बॉडीगार्ड हैरान रह जाता है, क्योंकि वो उस लाइटर को काफी समय से ढूंढ रहा था। लेकिन युवराज के सामने वो सुहानी से कोई सवाल नहीं करता। बॉडीगार्ड सुहानी से लाइटर लेकर उसे थैंक्स कह देता है। युवराज भी ये सब देखकर थोड़ा कंफ्यूज था। वो इन बातों को इग्नोर करके सुहानी से कहता है, तुम कार में बैठो, मुझे चार्ली से जरूरी बात करनी है। सुहानी उस बॉडीगार्ड को देखते हुए कहती है, अच्छा तो आपका नाम चार्ली है। बॉडीगार्ड अभी भी कुछ नहीं कहता। युवराज इरिटेट होकर सुहानी से कहता है, सुहानी कार में बैठो। सुहानी फिर से चार्ली की तरफ देखते हुए एक स्माइल करती है और कार के अंदर बैठ जाती है। चार्ली इस वक्त घबराया हुआ था। युवराज चार्ली से बात करने के बाद कार में बैठकर कोर्ट की तरफ बढ़ जाता है। कार चलाते वक्त युवराज बिल्कुल खामोश था। वो कुछ नाराज सा लग रहा था, जिसे सुहानी बिल्कुल भी नोटिस नहीं कर रही थी। उसका पूरा ध्यान अपने फोन पर था। युवराज ड्राइव करते हुए सुहानी से कहता है, तुमने चार्ली का लाइटर क्यों चुराया। सुहानी युवराज को अजीब नजरों से देखती है और कहती है, मैंने चुराया नहीं, बस उसके पॉकेट से निकाला था जब वो हिप्नोटाइज थे। युवराज सामने देखते हुए कहता है, किसी का सामान बिना उसकी परमिशन के लेना चोरी ही कहलाती है। सुहानी युवराज पर गुस्सा होते हुए कहती है,
अगर मैं चोर होती तो उसे वो लाइटर वापस नहीं करती। ये कहकर सुहानी अपना मुंह फुलाकर बैठ जाती है और युवराज उसे कोई जवाब नहीं देता। कुछ देर बाद सुहानी कुछ सोचते हुए कहती है, "उम्म, आपसे एक सवाल करूं?" युवराज कहता है, "हम्म।" युवराज के इस रिएक्शन से सुहानी अपना मुंह बनाने लगती है। फिर कहती है, "आपको आज तक कितनी लड़कियों ने प्रपोज किया है?" युवराज सुहानी के इस सवाल से चौंक जाता है और कहता है, "व्हाट?" सुहानी को लगता है शायद युवराज ने उसकी बात ठीक से सुनी नहीं। वो अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहती है, "मैंने पूछा आपको आज तक कितनी?" सुहानी इतना ही कह पाई थी, तभी युवराज कहता है, "सुनाई देता है मुझे। मेरा मतलब था कि तुम ये सवाल क्यों पूछ रही हो?" सुहानी कहती है, "जरूरी सवाल है, आप जवाब दो।" युवराज सुहानी के सवाल को ज्यादा इम्पोर्टेंस ना देते हुए कहता है, "मुझे याद नहीं।" सुहानी युवराज पर दबाव बनाते हुए कहती है, "युवराज सर, प्लीज बताइए ना।" युवराज समझ चुका था कि जब तक वो सुहानी को उसके सवालों के जवाब नहीं देगा, वो उसे शांति से बैठने नहीं देगी। इसीलिए वो कहता है, "काफी लड़कियों ने किया है।" सुहानी कहती है, "उनमें से ऐसी कितनी थी जो बिल्कुल आपके पीछे ही पड़ गई थी?" युवराज कहता है, "थी ऐसी भी कुछ।" सुहानी आगे कहती है, "तो क्या उन सबको भी उस साय ने मार दिया?" युवराज सुहानी का ये सवाल सुनकर सीरियस हो जाता है। उसे अब समझ आता है कि सुहानी एक्चुअल में पूछना क्या चाहती है। युवराज कहता है, "नहीं, उसने सृष्टि के अलावा किसी को भी नहीं मारा।" सुहानी उससे अपना अगला सवाल करती है, "तो उस साय ने सिर्फ सृष्टि को ही क्यों मारा?" युवराज कहता है, "उस साय ने सृष्टि को इसीलिए नहीं मारा था क्योंकि वो मुझसे प्यार करती थी।" सुहानी हैरानी से युवराज से कहती है, "तो फिर उसने सृष्टि को क्यों मारा?" युवराज कहता है, "सृष्टि ने सुना था कि उस विशिंग वेल से कोई भी विश मांगो तो वो पूरी हो जाती है। उसने उस विशिंग वेल से मुझे मांगा था, जिससे वो उस साय की नजर में आ गई और उस साय ने सृष्टि को मार दिया।" ये बताते हुए युवराज उदास हो जाता है। कहीं ना कहीं वो खुद को ही सृष्टि की मौत का जिम्मेदार मानता था। युवराज का जवाब सुनकर सुहानी भी सोच में पड़ जाती है और आगे युवराज से कोई भी सवाल नहीं करती। क्या रक्षा अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी या हमेशा की तरह युवराज अपने दुश्मनों से एक कदम आगे होगा? जानने के लिए सुनते रहिए साया, अ कर्स्ड लव स्टोरी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। रात के 10 बज रहे थे। युवराज भैरवनाथ की गुफा के बाहर खड़ा था। उसके हाथ में समायरा की वही कटार थी जिससे उस साय ने युवराज पर हमला किया था। युवराज बेधड़क तेजी से उस गुफा के अंदर जा रहा था। कुछ ही देर में वो गुफा के अंदर पहुंच जाता है। अंदर आकर वो देखता है कि भैरवनाथ हमेशा की तरह अपने ध्यान में मग्न है। युवराज के वहां पहुंचते ही भैरवनाथ अपनी आंखें खोल लेता है और कहता है, "बहुत दिनों बाद आए हो, इसका मतलब कोई विशेष कारण होगा तुम्हारे यहाँ आने का।" युवराज उस कटार को आगे करते हुए कहता है, "ये क्या है?" युवराज इस वक्त भैरवनाथ से कुछ फीट दूर खड़ा था। युवराज के कटार को सामने करते ही वो कटार युवराज के हाथ से भैरवनाथ के पास हवा में उड़ते हुए जाने लगता है। कुछ ही पलों में वो कटार भैरवनाथ के हाथ में आ जाता है। कटार के हाथ में आते ही भैरवनाथ उसे बड़े गौर से देखता है, फिर अपनी आंखें बंद कर लेता है। युवराज सामने खड़ा ये सब देख रहा था। कुछ देर बाद भैरवनाथ अपनी आंखें खोलकर युवराज से कहता है, "ये एक विशेष प्रकार का शस्त्र है जो बहुत ही शक्तिशाली है, लेकिन इसकी एक विशेषता है।" भैरवनाथ की बात सुनकर युवराज की आंखें छोटी हो जाती हैं। वो क्यूरियस होकर कहता है, "और वो क्या है?" भैरवनाथ उस कटार को देखते हुए कहता है, "इसे केवल एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है। एक बार इस्तेमाल होने के बाद ये बिल्कुल बेजान हो जाता है।
फिर किसी आम कटार और इसमें कोई फर्क नहीं रह जाता। इसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इसका इस्तेमाल हो चुका है। भैरवनाथ युवराज की तरफ देखते हुए कहता है, लेकिन ये कटार किसकी है? युवराज बिना किसी एक्सप्रेशन के कहता है, समायरा की। ये सुनकर भैरवनाथ की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वो युवराज से कहता है, लेकिन समायरा तो तुम्हें मारना चाहती है, इसका मतलब उसने तुम पर इससे हमला किया था। युवराज कहता है, इस कटार से उस साय ने मुझ पर हमला किया था। युवराज का जवाब सुनकर भैरवनाथ हैरानी से अपनी जगह से उठ जाता है। उसे युवराज की बातों पर विश्वास नहीं होता। भैरवनाथ कहता है, ये असंभव है। युवराज कहता है, क्या असंभव है? भैरवनाथ कहता है, जिस पर भी इस कटार से वार किया जाता है उसका जिंदा बचना नामुमकिन है। तुम पर तो खुद उस साय ने वार किया था, तो तुम अब तक जिंदा कैसे हो? युवराज कहता है, यही तो मैं तुमसे जानने आया हूँ। भैरवनाथ फिर से अपने आसन पर बैठ जाता है। वो अपने सामने एक लाल कपड़ा बिछाता है और उस पर कटार को रख देता है। इसके बाद वो अपनी आंखें बंद करके कुछ मंत्रों का जाप करते हुए उस कटार पर लाल सिंदूर और भभूत डालने लगता है। युवराज ये सब अपनी जगह पर खड़े देख रहा था। कुछ देर बाद भैरवनाथ का अनुष्ठान पूरा हो जाता है तो वो अपनी आंखें खोल लेता है। भैरवनाथ युवराज की तरफ देखते हुए कहता है, समायरा ने इस शस्त्र को कई सालों की साधना से बनाया था। शायद वो इससे तुम्हें मारना चाहती थी, लेकिन ये बात मैं अब भी समझ नहीं पा रहा कि इस कटार से तुम बच कैसे गए। युवराज भैरवनाथ से कहता है, मुझे तुमसे एक और सवाल का जवाब चाहिए। भैरवनाथ उत्सुकता से युवराज को देखता है। युवराज भैरवनाथ को वो सारी बातें बता देता है जो कटार लगने के बाद उसके साथ हुआ। कैसे वो अचानक से कभी कभी अपने कंट्रोल से बाहर हो जाता है और कैसे रक्षा के उसकी शक्तियों को बांधने के बाद भी वो समायरा को उससे बचा पाया। युवराज की बातें सुनकर भैरवनाथ अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है और उसे अपने पास आने का इशारा करता है। युवराज भैरवनाथ की तरफ बढ़ता है और अपना हाथ उसके हाथ पर रख देता है। युवराज का हाथ छूते ही भैरवनाथ का चेहरा हैरानी से भर जाता है। वो युवराज से कहता है, तुम्हारे साथ ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारे अंदर समायरा की शक्तियां हैं। जब कभी तुम्हारा शरीर और दिमाग इसे संभाल नहीं पाता तो तुम अपने काबू से बाहर हो जाते हो। लेकिन मुझे हैरानी है कि तुम उन शक्तियों को कैसे काबू कर रहे हो। युवराज अपने मन में कहता है, शायद सुहानी की वजह से। युवराज को इस बात का पहले से ही अंदाजा था क्योंकि पिछले कुछ दिनों से वो अपने अंदर जो महसूस कर रहा था वो पहले से बिल्कुल अलग था। युवराज कहता है, लेकिन समायरा की शक्तियां मुझ में कैसे आ सकती हैं? भैरवनाथ उस कटार को देखते हुए कहता है, इस कटार की वजह से। युवराज भी नीचे रखे उस कटार को देखते हुए कहता है, इस कटार की वजह से? और वो कैसे? भैरवनाथ युवराज को समझाता है, हाँ, इस कटार की वजह से। वो कटार समायरा के सालों की साधना से बना था। उसमें बहुत शक्तियां थीं। जब वो कटार तुम्हारी जान नहीं ले पाया तो तुम्हारे शरीर ने उसकी सारी शक्तियां अपने अंदर खींच ली और इस तरह समायरा की बहुत सी शक्तियां तुम्हारे अंदर आ गईं। अब युवराज को अपने सारे सवालों के जवाब मिल चुके थे। वो भैरवनाथ से कहता है, अब मैं चलता हूँ। ये कहते ही युवराज उस गुफा से बाहर जाने लगता है। युवराज के जाने के बाद भी भैरवनाथ के चेहरे से वो हैरानी नहीं जाती। वो अपने सामने देखते हुए खुद से कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? समायरा की शक्तियां काबू करना किसी के बस में नहीं है, लेकिन युवराज उन्हें कैसे काबू कर सकता है? और उससे भी बड़ी बात, युवराज उस कटार से बच कैसे गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि युवराज उस साय से नहीं बल्कि किसी और चीज से जुड़ा हो? भैरवनाथ की गुफा से बाहर निकलकर युवराज अपने घर की तरफ बढ़ता है। युवराज अब तक ये तो समझ गया था कि समायरा की शक्तियों को वो सुहानी की वजह से कंट्रोल कर पा रहा है, लेकिन ये बात उसे भी समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वो उस कटार से कैसे बचा। यही सब सोचते हुए युवराज अपनी कार ड्राइव कर रहा था। तभी अचानक से उसकी कार रुक जाती है। युवराज की कार सड़क से दूर बीच जंगल में रुकी थी। युवराज कार से बाहर निकलता है और
बोनट खोलकर उसे चेक करने लगता है। युवराज को कार के सारे पार्ट्स बिल्कुल ठीक लग रहे थे। वो कुछ सोचते हुए कहता है, सब कुछ तो ठीक है, फिर ये कार बंद कैसे हो गई? तभी युवराज के सर में अचानक से बहुत तेज दर्द होता है और वो अपने दोनों हाथों से अपना सर पकड़कर घुटने के बल बैठ जाता है। युवराज के दर्द सहने की क्षमता किसी नॉर्मल इंसान से कहीं ज्यादा थी, लेकिन ये दर्द तो युवराज से भी सहन नहीं हो रहा था। कुछ ही देर में युवराज के सर के साथ साथ उसके पेट में भी वही दर्द होने लगता है। धीरे धीरे ये दर्द युवराज के पूरे शरीर में फैल जाता है और वो दर्द से जमीन पर गिर जाता है। दूसरी तरफ समायरा भी अपने बेड पर लेटे हुए बेचैनी से छटपटाने लगती है। अर्नव उसके पास जाता है और उसका हाथ पकड़कर उसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता। अर्नव घबराकर डॉक्टर को कॉल करता है और फिर से समायरा को हैंडल करने की कोशिश करने लगता है। इधर युवराज जमीन पर पड़ा दर्द से छटपटा रहा था। वो समझ गया था कि उसके साथ ये क्या हो रहा था। युवराज दर्द में चीखते हुए कहता है, कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहते हो? युवराज को एक औरत की आवाज सुनाई देती है, तुम्हारी जान। युवराज जमीन पर अपने पेट के बल पड़ा था। वो अपना सर ऊपर उठाता है। वो देखता है कि सामने रक्षा खड़ी थी। युवराज उसे देखकर उठने की कोशिश करता है, लेकिन दर्द की वजह से उठ नहीं पाता। रक्षा को युवराज की ये हालत देखकर मजा आ रहा था। वो मुस्कुराते हुए कहती है, तुम्हें मुझे जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए था। युवराज कोई जवाब नहीं देता और बड़ी मुश्किल से उठकर बैठ जाता है। अब वो दर्द युवराज से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तभी रक्षा अपना हाथ आगे करती है। उसके हाथ में एक पुतली थी जिसे वो देखने लगती है। रक्षा के ऐसा करते ही युवराज के कानों में तेज दर्द होता है और वो दर्द से अपना कान बंद कर लेता है। कुछ ही देर में युवराज के कान से खून बहने लगता है। उसे इस तरह तड़पते देख रक्षा कहती है, आज कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। वो सोया भी नहीं। वो खुद इतना कमजोर है कि आज अगर मेरे सामने आया तो मैं उसे भी खत्म कर दूंगी। इस वक्त जितना दर्द युवराज को हो रहा था, उतना ही सुकून रक्षा के दिल को मिल रहा था। वो आज वहां पूरी तैयारी के साथ आई थी। बहुत देर तक युवराज को इसी तरह से टॉर्चर करने के बाद रक्षा उससे कहती है, अब खेल बहुत हो गया। अब तुम्हारे मरने का वक्त आ गया है। अपनी आंखें बंद कर लो और जिससे भी तुम प्यार करते हो उसे आखिरी बार याद कर लो। ये कहकर रक्षा अपनी दाईं तरफ देखती है। रक्षा की दाईं तरफ सीमा खड़ी थी। रक्षा अपनी आंखों से सीमा को कुछ इशारा करती है। रक्षा का इशारा समझकर सीमा अपने हाथ में रखे एक बड़े से बैग को लेकर उसके पास आ जाती है। सीमा वो बैग रक्षा के सामने रख देती है और उसके अंदर का सारा सामान बाहर निकालने लगती है। उस बैग के अंदर काला जादू का सारा सामान रखा था। युवराज अभी भी जमीन पर पड़ा हुआ था। उसके पूरे शरीर में अभी भी उतना ही दर्द था। उसके कान से खून बह रहा था जो उसके चेहरे और कपड़ों में फैल गया था। दर्द अब युवराज की सहनशक्ति से बाहर हो चुका था। उसके शरीर में अब इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि वो अपनी एक उंगली भी हिला पाए। युवराज बस बेजान सा पेट के बल जमीन पर पड़ा था, लेकिन वो अब भी होश में था। रक्षा उस जंगल के बीच में अपने आसन पर बैठ जाती है और सामने हवन कुंड जला लेती है। अमावस्या की रात थी। चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था। उस घने जंगल के बीच में रोशनी के नाम पर सिर्फ उस हवन कुंड की आग थी। रक्षा लगातार मंत्रों का जाप करते हुए उस हवन कुंड में आहुति दे रही थी। वो पुतली भी उसके सामने रखी थी, जिससे उसने युवराज की शक्तियों को अपने वश में कर लिया था। युवराज उस कुंड के दूसरी तरफ बेजान सा पड़ा हुआ था। बहुत कोशिश करने पर भी आज उसकी शक्तियां उसके किसी काम नहीं आ रही थी। जैसे जैसे समय बीत रहा था, वैसे वैसे समायरा की भी हालत खराब हो रही थी। वो बेड पर पड़ी छटपटा रही थी और अर्नव उसके पास परेशान बैठा था।
वो बार बार डॉक्टर को कॉल किए जा रहा था, लेकिन अर्नव का घर हॉस्पिटल से दूर होने की वजह से डॉक्टर को उसके घर आने में वक्त लग रहा था। दूसरी तरफ सुहानी, जो आराम से अपने कमरे में सोई हुई थी, उसकी नींद अचानक से खुल जाती है। सुहानी उठकर बैठ जाती है। सुहानी को भी अभी काफी बेचैनी हो रही थी। वो निशा की तरफ देखती है। निशा आराम से अपनी जगह पर सो रही थी। ये देखकर सुहानी चैन की सांस लेती है। सुहानी अपने बेड के पास रखे ग्लास को उठाकर पानी पीती है और फिर से बेड पर लेटकर सोने की कोशिश करने लगती है, लेकिन इस बार उसे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। वो फिर से उठकर बैठ जाती है और खुद से कहती है, मुझे आज इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बहुत गलत होने वाला है। क्या सुहानी युवराज को रक्षा से बचा पाएगी? क्या इस बार युवराज बन जाएगा अपने दुश्मन का शिकार? जानने के लिए सुनते रहिए साया,